अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स आज मैंने इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लिया है जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में ऐड किया गया है। तो आज मैंने इसी मॉनेटरी पॉलिसी पे ये टॉपिक लाया है और हम जानेंगे इस मॉनेटरी पॉलिसी को हमारे इकोनॉमिक्स में अगर लाया गया है तो इसको क्यों लाया गया है, क्या ज़रूरत थी इस मॉनेटरी पॉलिसी की हमारे इकोनॉमिक्स में। तो डिटेल्ड पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में। इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखना। तो फ्रेंड्स, बिना वक्त गवाए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको मैं बताऊं कि हमारे कंट्री के अंदर इकोनॉमी के रिलेटेड दो पॉलिसियां चल रही है। या मैं इस तरह बताऊं आपको कि हमारी कंट्री की जो जो इकोनॉमी है वो दो पॉलिसियों पर डिपेंडेंट है। एक पॉलिसी का नाम है फिजिकल पॉलिसी और दूसरे पॉलिसी का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। इस फिजिकल पॉलिसी को कौन बनाता है? इसको बनाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इस मॉनेटरी पॉलिसी को कौन बनाता है? इसको बनाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर इसको कौन बनाता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सुपरवाइज करता है इस मॉनेटरी पॉलिसी को, सारा कुछ पढ़ेंगे आगे इस लेक्चर में। इस लेक्चर को आप ज़रूर एंड तक देखना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आए, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। तो चलो हम पढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है उस इकोनॉमिक्स के दो पार्ट्स है। एक पार्ट का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरे पार्ट का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, लेमन टर्म में समझेंगे। जो ये माइक्रो है ना, माइक्रो, इस माइक्रो का मतलब है स्मॉल। ये वर्ड मैक्रो है, मैक्रो, इसका मतलब है लार्ज। सिंपल। जो ये हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है, क्या ये स्मॉल इकोनॉमिक्स का पार्ट है यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, या लार्ज इकोनॉमिक्स का पार्ट है यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है? तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताऊं कि जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, लार्ज इकोनॉमिक का पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। और फ्रेंड्स, ये भी जानना ज़रूरी है कि जो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इस मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कौन है। जिस तरह इकोनॉमिक्स या माइक्रो मीन्स स्मॉल, जिस तरह इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर एडम स्मिथ है, इन द सेम वे इस मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कौन है? इसका फादर है JM कीनीज, दैट इज जॉन मेनॉट कीनीज। ये जॉन मेनॉट कीनीज है, यही है फादर किसका? माइक्रो इकोनॉमिक्स का, सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और इसी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है मॉनेटरी पॉलिसी। और फ्रेंड्स, आपको मैं बताऊं, जो ये मॉनेटरी पॉलिसी है, इस मॉनेटरी पॉलिसी को कौन बनाता है? इस मॉनेटरी पॉलिसी को कौन ले डाउन करता है? इस मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री। कौन बनाता है? सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री। हर किसी कंट्री के अंदर अपनी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी होती है और हर किसी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी इसका सेंट्रल बैंक बनाता है। इसी तरह हमारी कंट्री के अंदर भी मॉनेटरी पॉलिसी है और हमारे कंट्री के अंदर भी इसको सेंट्रल बैंक ही बनाता है। लेकिन हमारे कंट्री के अंदर वो सेंट्रल बैंक कौन है? हमारे कंट्री के अंदर वो सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया की कंट्री के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी जो बनती है वो कौन बनाता है? वो बनाता है सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री। लेकिन वो इस सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यही इस मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है। हमारे कंट्री के अंदर इस मॉनेटरी पॉलिसी को कौन बनाता है? वो बनाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और लेकिन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये इस मॉनेटरी पॉलिसी को क्यों बनाता है? इस मॉनेटरी पॉलिसी को अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है, इसको क्या मजबूरी है, क्या ज़रूरत है इसको मॉनेटरी पॉलिसी बनाने की? इससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताऊं। जिस तरह फिजिकल पॉलिसी में वर्ड फिजिकल का मतलब है पब्लिक ट्रेजरी या गवर्नमेंट फंड, इन द सेम वे मॉनेटरी पॉलिसी में इस वर्ड मॉनेटरी का मतलब क्या है? मैं रिपीट करूं। जिस तरह
फिजिकल पॉलिसी में वर्ड फिजिकल का मतलब है पब्लिक ट्रेजरी या गवर्नमेंट फंड। इन द सेम वे इस मॉनेटरी पॉलिसी में इस वर्ड मॉनेटरी का मतलब क्या है? इसका मतलब है टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन ए कंट्री। तो फ्रेंड्स, इस मॉनेटरी पॉलिसी का है ना कि हमारे कंट्री के अंदर कितना पैसा है। तो जो ये मॉनेटरी पॉलिसी है ये पैसों से मिलती जुलती पॉलिसी है, ये पैसों से रिलेटेड पॉलिसी है, पैसों के रिलेटेड ये पॉलिसी है। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्यों इस मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है? क्या मजबूरी है इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मॉनेटरी पॉलिसी बनाने की है? तो इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यही मजबूरी है कि हम मेंटेन कर पाए, क्या मेंटेन कर पाए? लिक्विडिटी मतलब कैश फ्लो को हम मेंटेन कर पाए। हम कहाँ पे मेंटेन कर पाए? मार्केट में मेंटेन कर पाए। फ्रेंड्स, मैं आपको दोबारा बताऊं, इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या मजबूरी है इस मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यही मजबूरी है कि हम इस मॉनेटरी पॉलिसी को मेंटेन कर पाए, क्या मेंटेन कर पाए? लिक्विडिटी को मेंटेन कर पाए, मतलब कि कैश फ्लो को मेंटेन कर पाए। कहाँ पे मेंटेन करना है कैश फ्लो? मार्केट में। क्योंकि वर्ड मॉनेटरी पॉलिसी में इस वर्ड मॉनेटरी का मतलब है कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन ए कंट्री, एक कंट्री के अंदर कितना पैसा है। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इस मॉनेटरी पॉलिसी को इसीलिए बनाता है ताकि हम मेंटेन कर पाए कैश फ्लो अपने मार्केट में। हमारे मार्केट में कितना पैसा होना चाहिए, क्या हमारे मार्केट में पैसे को बढ़ाना है, क्या हमारे मार्केट में पैसे को घटाना है, ये सारा का सारा काम इस मॉनेटरी पॉलिसी का है। क्योंकि क्योंकि हमें मेंटेन क्यों करना पड़ता है इस लिक्विडिटी को? इस लिक्विडिटी वर्ड को हमें मेंटेन क्यों करना है? क्योंकि अगर हमने इस लिक्विडिटी को मेंटेन नहीं किया है वो हमारे इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम है, नुकसान है। क्यों हमें करना है इस लिक्विडिटी को मेंटेन? क्योंकि अगर हमारे मार्केट में पैसा बढ़ गया या अगर हमारे मार्केट में पैसा घट गया, दोनों कंडीशन हमारी इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह है। क्यों? देखिए, लिक्विडिटी का मतलब है कैश फ्लो। हम कहते हैं कि हमें मेंटेन करना है कैश फ्लो अपने मार्केट में, ना हमें इस कैश को बढ़ने देना है ना हमें इस कैश को घटने देना है अपने मार्केट में। क्यों? अगर बढ़ गया वो भी तो प्रॉब्लम है, अगर घट गया वो भी तो प्रॉब्लम है। देखो कैसे, एक लेवल होती है जिसको हम नाम बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल। अगर इस रेंज में पैसे रह गए तो हमारे इकोनॉमी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हमारी डिमांड सप्लाई मिसमैच हो जाए ना कुछ हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारी जो इकोनॉमी है वो एक बेस्ट लेवल में काम कर पाएगी। लेकिन अगर इस जनरल प्राइस से पैसे बढ़ गए, हम कहते हैं कि महंगाई हुई है, जिसको हम नाम बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्या नाम बोलते हैं? इन्फ्लेशन। अगर इस जनरल प्राइस लेवल से पैसे बढ़ गए, हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन हुई है, महंगाई हुई है। अगर हमारे मार्केट में महंगाई हुई है, जो हमारे लक्जरियस डिज़ायर्स होते हैं, जो हम बेस्ट क्वालिटी हाई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, हम इनको अब खरीद ही नहीं पाएंगे क्योंकि इन्फ्लेशन हुई है, महंगाई हुई है। अब हम किन चीज़ों को खरीदेंगे? हम इन चीज़ों को खरीदेंगे जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ होगी। फॉर एग्जांपल फूड, फॉर एग्जांपल क्लॉथ्स, ये हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ है। ये तो हमें लाने और खाने ज़रूरी है। फूड को हमें खाना ही खाना है, क्लॉथ्स को हमें पहनना ही पहनना है। ये हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ है, इनके साथ हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे। अगर हम कंप्रोमाइज़ करेंगे तो हम लक्जरियस गुड्स, लक्जरियस डिज़ायर्स के साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि आज इन्फ्लेशन हुई है, अगर इन्फ्लेशन घट गई तो हम फिर दोबारा वो हाई ब्रांडेड हाई क्वालिटी क्लॉथ्स या डिफरेंट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम उनको खरीदेंगे। अब इन्फ्लेशन हुई है, हमने इन लक्जरियस हाई क्वालिटी हाई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ कंप्रोमाइज़ किया है। अब हमने पहले प्रेफरेंस दी है बेसिक नेसेसिटीज़ को, बेसिक लिवलीहुड को हमने प्रेफरेंस दी है क्योंकि महंगाई हुई है।
अगर फ्रेंड्स हमारे मार्केट में महंगाई बढ़ते 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 इतनी बढ़ गई कि अब हमें किसी चीज़ को खरीदने के लिए बैग भर के पैसे लेने पड़ते हैं, तभी तो हम इस चीज़ को खरीद पाते हैं। तो फ्रेंड्स वो तो हमारी इकोनॉमी के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? मान लीजिए जब इन्फ्लेशन नहीं हुई थी, हम एक पेन को 5 रुपीज़ में खरीदते थे। अब इन्फ्लेशन बढ़ते 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 इतनी बढ़ गई है, हम इसी 5 रुपीज़ के पेन को खरीदने के लिए हमें एक बैग भर के पैसे लेने पड़ते हैं, तभी तो हम इसको खरीद पाते हैं। ये तो हमारे इकोनॉमी के लिए तो बहुत प्रॉब्लम है। अब तो हम बेसिक नेसेसिटीज़ को भी नहीं खरीद पाते हैं। इतनी इन्फ्लेशन, इतनी महंगाई हुई है, तो अब हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को भी नहीं खरीद पाते हैं। अब हमें अपनी बेसिक नेसेसिटी से भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन फूड तो हमें ज़रूरी है, क्लॉथ्स तो हमें ज़रूरी है, अब तो हमें उनके साथ भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर हमने फूड के साथ कंप्रोमाइज़ किया तो हम तो कुछ नहीं खाएंगे तो हम तो मर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, अगर इन्फ्लेशन बढ़ते 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 इतनी बढ़ गई तो एक कंडीशन आती है जिसको हम नाम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, जिसको हम बोलते हैं भागती हुई महंगाई। इन्फ्लेशन को हम नाम बोलते हैं महंगाई, लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन को हम नाम बोलते हैं भागती हुई महंगाई। इस भागती हुई महंगाई से इसमें हम कुछ ही नहीं कर पाते हैं। हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ के साथ भी कंप्रोमाइज़ करने लग गए, लेकिन अगर हमने वो किया तो हम मर जाएंगे, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें कहाँ जाना है, किसके साथ हमें अपने हैंड्स को शेक करना है? तो हमें जाना है इस मॉनेटरी पॉलिसी के पास। अगर इस इन्फ्लेशन का कोई इलाज कर पाए, अगर इस हाइपर इन्फ्लेशन का कोई इलाज कर पाए, वो कोई नहीं है इस मॉनेटरी पॉलिसी के बगैर। हमें इस मॉनेटरी पॉलिसी के पास जाना है। यही इन चीज़ों को वापस लाएगी कहाँ पे? इस आइडियल और जनरल प्राइस लेवल पे। तो फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आया ही होगा, अब आपको क्लियर हुआ ही होगा कि इन्फ्लेशन, अगर हमने लिक्विडिटी को मेंटेन नहीं किया है तो हमें क्या क्या सहना पड़ेगा। इन्फ्लेशन को हम झेल सकते हैं। चलो, हमने लग्जरियस गुड्स के साथ कंप्रोमाइज़ किया तो चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, हम उसके बगैर भी ज़िंदा रह सकते हैं, क्योंकि हमारे बेसिक नेसेसिटीज़ होती, जो हमारे बेसिक नेसेसिटीज़ है वो हमें मिलते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर हमने बेसिक नेसेसिटीज़ के साथ भी कंप्रोमाइज़ करना, अगर हमें अपने बेसिक नेसेसिटीज़ से भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, तो वो हमारे इकोनॉमी के लिए, वो हमारे हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए हमें इस लिक्विडिटी वर्ड को, कैश फ्लो को मेंटेन करना है, ताकि हमारे पास ये हाइपर इन्फ्लेशन वाली कंडीशन ना आ पाए। ठीक है फ्रेंड्स, हो गई एक बात। लेकिन अगर हमारे अगर हमारी इकोनॉमी में पैसे घट गई, अगर हमारी इकोनॉमी में पैसे घट गई, तो एक कंडीशन आती है जिसको हम नाम बोलते हैं रिसेशन, मंदी, मंदी कहते हैं इसको। पैसे घट गए हमारे इकोनॉमिक्स में, हमारी इकोनॉमी में। तो फ्रेंड्स, इससे क्या होगा? जब हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे तो हम क्या खरीद पाएंगे? अब हम अपने लक्ष्यस, या जो लक्ष्यस डिज़ायर्स है हमारे पास, हम उनको छोड़ेंगे, हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को खरीदेंगे, ये फूड और क्लॉथ्स को हम खरीदेंगे। लेकिन अगर हमारे इकोनॉमी में पैसे घटते 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 इतने घट गए कि हमारे पास एक महामंदी आ जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा। क्या होगा? डिप्रेशन हो जाएगा। तो हम क्या कर पाएंगे? हम इसको भी नहीं सह पाएंगे। दो चीज़ें हम सह पाएंगे। अगर इन्फ्लेशन हो जाए तो चलो, हम अपने लक्जरियस कमोडिटीज़ के लिए, हमारे लक्जरियस प्रोडक्ट्स हैं, हम इनके साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे। अगर डिप्रेशन आ जाए, हम अपने लक्जरियस जो डिज़ायर्स है इनको कंप्रोमाइज़, जो हमारे लक्जरियस हाई ब्रांडेड क्लॉथ्स है, हाई ब्रांड्स प्रोडक्ट्स थे, हम उनको छोड़ेंगे, हम बेसिक नेसेसिटी को खरीदेंगे। तो जो इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन और रिसेशन जो है, ये वो दो कंडीशन है जिसको हम झेल सकते हैं। लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन और डिप्रेशन दो ऐसी
कंडीशंस है जिनको हम झेल नहीं पाएंगे। तो इन दो कंडीशन में भी हमें कहाँ जाना है, कौन इस रिसेशन से हमें बचा पाएंगे, कौन इस डिप्रेशन से हमें बचा पाएंगे, वो कोई नहीं है इस मॉनेटरी पॉलिसी के बगैर। तो आरबीआई की यही मजबूरी थी इस मॉनेटरी पॉलिसी को हमारे इकोनॉमिक्स में लाने की, ताकि हम मेंटेन कर पाए लिक्विडिटी या कैश फ्लो अपने मार्केट में, ताकि हमारे पास ना इन्फ्लेशन आए, ना हाइपर इन्फ्लेशन आए, ना रिसेशन आए, ना डिप्रेशन आए। क्योंकि अगर ये चीज़ हमने कंट्रोल कर पाई तो हमारी इकोनॉमी फिर एक सेफ जोन में है, तो हमारी डिमांड सप्लाई की मिसमैच ना हो जाए। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन हो जाएगी तो वो भी प्रॉब्लम है, हाइपर इन्फ्लेशन वो भी प्रॉब्लम है, रिसेशन प्रॉब्लम, डिप्रेशन वो भी प्रॉब्लम है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे इस मॉनेटरी पॉलिसी की कि मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब फिर क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब यही है कि जो आरबीआई ने बनाई है कंट्रोल करने के लिए, किसको, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की। मॉनेटरी पॉलिसी द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल किसको, इन्फ्लेशन को, हाइपर इन्फ्लेशन को, रिसेशन को, डिप्रेशन को। क्यों? सो द मेन एम ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन लिक्विडिटी या कैश फ्लो, लिक्विडिटी को मेंटेन करना, कैश फ्लो को मेंटेन करना हमारे मार्केट में। तो मॉनेटरी पॉलिसी की यही एम है कि हम कंट्रोल करें इन्फ्लेशन को, हाइपर इन्फ्लेशन को, रिसेशन को, डिप्रेशन को, ताकि हम मेंटेन कर पाए लिक्विडिटी अपने मार्केट में। ठीक है, सबसे बड़ी एम मॉनेटरी पॉलिसी की यही है कि मेंटेन कर पाए कैश फ्लो मार्केट में, यही है इसकी सबसे बड़ी एम। ठीक है, इसके बाद इस मॉनेटरी पॉलिसी को कौन बनाता है, वो आपको पता ही है कि वो बनाता है इसको आरबीआई। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बोला था वर्ड कि इस आरबीआई के अंदर इसको कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सुपरवाइज करता है, वो है एमपीसी, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। बैंकिंग पीओ के पेपर देख लेना, अगर किसी के पास है, यही क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमपीसी, क्वेश्चन आया था। इसका मतलब है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। यही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो सुपरवाइज करता है किसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, जब वो ले डाउन करता है, जब वो बनाता है किसको, मॉनेटरी पॉलिसी को। क्वेश्चन कल पूछा जाएगा आपको, हु इज द रेस्पॉन्सिबल बॉडी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कौन रेस्पॉन्सिबल है इस मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने के लिए, फ्रेम अप करने के लिए, ले डाउन करने के लिए, वो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमसीपी। तो इस एमसीपी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ये एक सिंगल पर्सन नहीं है, ये 6 मेंबर्स है। कितने मेंबर्स है? 6 मेंबर्स है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर कितने मेंबर्स है? 6 मेंबर्स है। उन 6 मेंबर्स में से, इन 6 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हैं और 3 मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो 3 मेंबर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हैं वो कौन कौन है? एक तो वो गवर्नर होता है, एक तो वो डिप्टी गवर्नर होता है, एक तो वो ऑफिशियल मेंबर होता है। और हमारे आरबीआई के गवर्नर आज कौन है? वो है शक्तिकांत दास, प्रेजेंट में। और डिप्टी गवर्नर कौन है? वो है मिचल पात्रा। और ऑफिशियल मेंबर जो उन्होंने चुना है वो कौन है? वो है जनक राज। यह आपको करंट अफेयर के लिए भी जरूरी है, तो मैं आपको रिपीट करूंगा कि जो 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हैं, इन 6 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हैं, 3 मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। लेकिन जो 3 मेंबर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हैं वो कौन कौन होते हैं? एक तो वो गवर्नर होता है रिजर्व बैंक का, एक तो वो डिप्टी गवर्नर होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, एक तो वो ऑफिशियल मेंबर होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इस जो ये ऑफिशियल मेंबर है इसको कौन चुनता है? इसको चुनता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। और जो गवर्नर है ना आज हमारे आरबीआई का, वो है शक्तिकांत दास। थोड़ा मैं जूम करूंगा आपके लिए इसको। वो कौन है? वो है शक्तिकांत दास। जो डिप्टी गवर्नर है वो है मिचल पात्रा। जो ऑफिशियल मेंबर है वो है जनक राज। कौन है? जनक राज। इन 3 को याद रखना, इंपॉर्टेंट है।
शक्तिकांत दास, मिचल पात्रा और जनक राज। ये है आरबीआई के 3 मेंबर्स जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर है। जो बाकी 3 मेंबर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो इन 3 को मिला के हम टोटल 6 है, या आरबीआई के 3 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 मेंबर्स, टोटल 6 मेंबर्स है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो 6 मेंबर्स है ना, इन 6 मेंबर्स की टर्म कितनी है? इनकी टर्म है 4 ईयर्स। कितनी है? 4 ईयर्स। बट यहाँ पे मैंने लिखा है बट। पहले आपको बताऊँ, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो 6 मेंबर्स है, उनकी टर्म टोटल कितनी होती है? 4 ईयर्स। कितनी होती है? 4 ईयर्स, ठीक। लेकिन एक मिनट में जूम कर लेता हूं इसको। लेकिन जो 3 मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, जो 3 मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, 4 साल के बाद वो एलिजिबल नहीं होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए। जो 6 मेंबर्स टोटल होते हैं, जो 3 मेंबर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हैं, 4 साल के बाद वो रीअपॉइंट हो सकते हैं। वो एलिजिबल है, क्योंकि वो एलिजिबल है, 4 ईयर्स के बाद वो एलिजिबल है, वो रीअपॉइंट हो सकते हैं। लेकिन जो 3 मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं ना, वो एलिजिबल नहीं है रीअपॉइंटमेंट के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन कल पूछा जाएगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट? मेंबर्स ऑफ आरबीआई, मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेंबर्स ऑफ फॉर एग्जांपल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, नन ऑफ दीज। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर्स, वो एलिजिबल नहीं होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए। बाकी जो 3 मेंबर्स रिमेनिंग है आरबीआई के, वो एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 मेंबर्स है, वो एलिजिबल नहीं होती है रीअपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। इसके बाद जो ये मॉनेटरी पॉलिसी है ना, एक साल में कितनी बारें बनती है? जो ये मॉनेटरी पॉलिसी है, एक साल में कितनी बार बनती है? एक साल में ये 6 बार बनती है। कितनी बार? 6 बार। इसको बताया गया है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये बाई मंथली पॉलिसी है। आफ्टर एवरी 2 मंथ्स ये मॉनेटरी पॉलिसी क्रिएट होती है, बनती है। किसके द्वारा? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। क्यों? क्योंकि जो हमारे रिजर्व रेट होते हैं, रिजर्व रेपो रेट होते हैं, वो चेंज होने की वजह से इसको दोबारा बनाया गया है। और वो सुपरवाइज करते हैं हमारी इन्फ्लेशन कहाँ पहुँची है, हाइपर इन्फ्लेशन कहाँ पहुँची है, रिसेशन, डिप्रेशन। क्योंकि अगर उन्होंने 6 महीने के बाद इसको क्रिएट किया है, सुपरवाइज किया है, अगर हमारी इन्फ्लेशन हद से ज़्यादा बढ़ गई तो फिर कौन करेगा इसको कंट्रोल? फिर कंट्रोल करना मुश्किल है। अगर रिसेशन हुआ है, अगर डिप्रेशन हुआ है, तो फिर क्या करेंगे? फिर किस तरह हम इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएंगे? तो इसीलिए आफ्टर एवरी 2 मंथ्स इसको क्रिएट किया जाता है, इसको सुपरवाइज किया जाता है, दोबारा इसको देखा जाता है कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, हमारी कैश फ्लो, लिक्विडिटी कहाँ पहुंची है। इसीलिए इसको बाई मंथली बनाया गया है। आफ्टर एवरी 2 मंथ इसको बनाया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी इज ए बाई मंथली पॉलिसी, दैट इज इट इज क्रिएटेड बाई एवरी 2 मंथ्स बाई आरबीआई, या असल में इसको कौन बनाया है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। सो इट इज क्रिएटेड 6 टाइम्स इन अ ईयर। एक साल में 6 बार बनती है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। इसका बैकग्राउंड थोड़ा बताता हूँ मैं आपको। जो ये मॉनेटरी पॉलिसी है, पहले इसको एक साल में खाली 2 बार बनाते हैं। मतलब कि आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, 6 महीनों के बाद, आफ्टर एवरी 6 मंथ्स हाफ ईयरली इसको बनाते हैं, खाली 2 बार। इसको एक साल में पहले 2 बार क्रिएट की जाती है बाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। उसके बाद इसको चेंज किया गया है। आफ्टर 45 डेज को, आफ्टर 45 डेज नई मॉनेटरी पॉलिसी क्रिएट होती है, नई मॉनेटरी पॉलिसी क्रिएट होती है। तो फिर इसको और चेंज किया गया है, तो इसको क्वार्टरली बनाया गया है। एक साल में इसको 4 बार क्रिएट करना पड़ता था। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि मिनिमम हम कितनी बार एक साल में मॉनेटरी पॉलिसी को क्रिएट कर पाए, एक साल में हम कितनी बार मॉनेटरी पॉलिसी बना सकते हैं, तो मिनिमम हम एक साल में 4 बार मॉनेटरी पॉलिसी को क्रिएट कर पाएंगे। मिनिमम हम एक आफ्टर एवरी 3 मंथ्स 4 टाइम्स, यहाँ पे भी लिखा मैंने मिनिमम, मतलब कि एक साल में हम कम से कम मॉनेटरी पॉलिसी को हमें एक साल में कम से कम 4 बार बनाना है। मतलब कि आफ्टर एवरी 3 मंथ्स। मैक्सिमम कितनी बार हम मॉनेटरी पॉलिसी को क्रिएट कर पाएंगे, वो है 6 टाइम्स। क्वेश्चन है मॉनेटरी पॉलिसी है बाई मंथली, आफ्टर एवरी 2 मंथ्स हमें इसको क्रिएट करना ही करना है।
लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए हमारे मतलब कि जो हमारे आज फॉर एग्जाम्पल आज 2021 चल रहा है, इस साल में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे इस साल में, जिस तरह कोरोना हुआ पिछली बार, अगर इसी तरह कोई प्रॉब्लम डिजास्टर आया है तो कम से कम हमें एक साल में मॉनेटरी पॉलिसी को कितनी बार क्रिएट करना है, तो मिनिमम इसको 4 बार करना है क्रिएट। लेकिन मैक्सिमम हम कितनी बार मॉनेटरी पॉलिसी बना सकते हैं एक साल में, वो है 6 टाइम्स। मिनिमम तो हम इसको 4 टाइम्स बनाएंगे, लेकिन मैक्सिमम हम इसको कितनी टाइम, 6 टाइम्स हम इसको एक साल में बना सकते हैं। ठीक है, तो आफ्टर दैट फिर क्या हुआ है, पहले तो इसको हाफ ईयरली, फिर आफ्टर 45 डेज, फिर क्वार्टरली। तो फिर एक कमेटी आई है 2014 में, जिसको हमने नाम बोला है उर्जित पटेल कमेटी। क्या बोला गया है, उर्जित पटेल कमेटी। इन 2014 क्या हुआ है, उर्जित पटेल कमेटी आई है। इस कमेटी के द्वारा ये कहा गया है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये बाई मंथली पॉलिसी है। आफ्टर एवरी 2 मंथ्स हमें ये पॉलिसी बनानी है। हमें सुपरवाइज करना है लिक्विडिटी को आफ्टर एवरी 2 मंथ्स। हमारी लिक्विडिटी कहाँ पहुँची है, इन्फ्लेशन कहाँ पहुँची है, हाइपर इन्फ्लेशन कहाँ पहुँची है, रिसेशन डिप्रेशन कहाँ पहुँचा है। तो उर्जित पटेल कमेटी के द्वारा इस मॉनेटरी पॉलिसी को बाई मंथली पॉलिसी बनाई गई है। ये उर्जित पटेल कौन था, ये था एक्स गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्स गवर्नर थे ये। तो इसी के द्वारा उसने एक कमेटी बिठाई है 2014 में। तो उसने बताया कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसको बाई मंथली बनाएंगे। और जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर जो 6 मेंबर्स हैं उनको मैंडेट क्या दिया गया है, उनको बोला गया है कि 31 मार्च 2021 अप टू 31 मार्च 2021 तक आपको इन्फ्लेशन रेट को कहाँ पे फिक्स रखना है, 4%। ये पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट और बहुत ध्यान से आप इस पॉइंट को सुनना कि मैं क्या बताऊं, इसको अंडरस्टैंड करना। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसके अंदर जो 6 मेंबर्स हैं उनको मैंडेट दिया गया है कि अप टू 31 मार्च 2021 तक आपको इन्फ्लेशन एनुअल इन्फ्लेशन रेट क्या रखनी है, 4%। और उनको एक रिलैक्सेशन भी दी गई है कि अगर आपने इस इन्फ्लेशन को 4% पे फिक्स नहीं रखा है, अपर टॉलरेंस कहाँ तक, अगर ये बढ़ गई 4% से ज़्यादा अगर होगी तो कहाँ तक जाना है, अप टू 6%। लेकिन अगर ये 4% से कम हुई तो कहाँ तक, खाली 2% तक। मतलब है कि उनको बताया गया है कि आपको इन्फ्लेशन की रेट 4% रखनी है, लेकिन अगर ये 4% ज़्यादा बढ़ गई तो कम, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 6% के आगे जाने नहीं देना। और अगर ये कम हुई तो 2% के नीचे आपको इसको जाने नहीं देना। मतलब कि जो इनका मंडेट उनका यही है कि आपको इन्फ्लेशन रेट रखनी है ±4% ऑफ 2। दैट इज कि अगर 4% से ज़्यादा बढ़ गई तो कितने पॉइंट ज़्यादा बढ़नी है, 2%। मतलब कि 6% हाइस्ट इन्फ्लेशन होनी चाहिए एक साल में अप टू 31 मार्च 2021। लेकिन अगर घट गई, अगर हमारी लिक्विडिटी घट गई तो कितनी घट गई, 4% से अगर ये कम हो गई तो खाली 2% कम होना चाहिए। तो हाइएस्ट डिप्रेशन क्या होना चाहिए, 2%। डिफ्लेशन अगर होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए, मतलब कम हो गई, अगर हमारी इन्फ्लेशन रेट कम हो गई तो कितनी कम होनी चाहिए, खाली 2% कम होनी चाहिए। अगर बढ़ गई तो खाली हाई से 6% होनी चाहिए। तो इसीलिए द करंट मंडेट, यहाँ पे मैं आपको पढ़ूंगा, द करंट मंडेट ऑफ द कमिटी इज टू मेंटेन 4% एनुअल इन्फ्लेशन अप टू 31 मार्च 2021 with an upper tolerance 6% and a lower tolerance 2%. That is to maintain inflation rate at ±4% of 2, that is 4 + 2 that is 6 and 4 - 2 that is 2। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन में अगर आपने पढ़ा होगा इन्फ्लेशन के टाइप्स, जिस तरह हम बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग या ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। इसी तरह एक इन्फ्लेशन का टाइप जिसका नाम है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, इसका रेंज क्या होता है 2 to 4%। और एक इन्फ्लेशन जिसको हम नाम बोलते हैं टारगेट इन्फ्लेशन, इसका रेंज क्या होता है 2 to 6%। जो टारगेट इन्फ्लेशन है ना, इसको हम बोलते हैं कि बेनिफिशियल है हमारी इकोनॉमी के लिए। क्यों, क्योंकि अगर हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन 6 हो या 2% हो या 3% या 4% या 5% अप टू 6%, इससे क्या होता है, इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, हमारा जीडीपी इंक्रीज होता है, इससे हमारा एनडीपी इंक्रीज होता है, इससे
हमारा एनएनपी इंक्रीज़ होता है इससे। और सेकंड, हमारी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होती है इससे, जीडीपी इंक्रीज़ होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, एनएनपी, एनडीपी, एनएनपी सब कुछ इंक्रीज़ होता है। और हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है ना, वो डिक्रीज़ होती है इस इन्फ्लेशन रेट से। इसीलिए हम कहते हैं कि जो टारगेट इन्फ्लेशन है ना, वो हमारे इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है। जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन जिसका रेंज 2 to 4, ये भी हमारे इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इन्फ्लेशन थोड़ा होनी चाहिए। इस थोड़ा इन्फ्लेशन से हमारी इकोनॉमी को क्या होता है, हमारी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, हमारा जीडीपी सब कुछ इंक्रीज होता है। तो कुछ इन्फ्लेशन होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है। तो फ्रेंड्स, इतना ही था ये वीडियो आज का। अगर आपको ये मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक भी करना। तो हम इस टॉपिक को कम से कम 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना, इससे मेरी मोटिवेशन बढ़ जाएगी, तो मैं इससे बेहतर कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कर पाऊँ। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं नया हूँ इस फील्ड में, तो प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट भी ज़रूर करना। बाकी थैंक्स, वेट टिल नेक्स्ट वीडियो।